हेलो दोस्तों। स्वागत है ऑडियो बुक सगर पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक ऐसी ऑडियो बुक लाते हैं जो सवाल उठाती है लेकिन जवाब आसान नहीं देती। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज की यह खास ऑडियो बुक, द जेफरी एप्स्टीन, ए मिस्ट्री नेवर सॉल्व्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा आदमी भी हो सकता है जिसका कोई साफ पेशा नहीं, कोई ठोस सार्वजनिक पहचान नहीं, फिर भी वह दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच बेझिझक आ जा सकता है? हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन की, एक ऐसा नाम जो सिर्फ पैसों से नहीं, सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि खामोशी से बड़ा हुआ। ये ऑडियो बुक किसी एक अपराध की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जहां सच बार बार रास्ता बदलता है, जहां फाइलें खुलती हैं और फिर अधूरी रह जाती हैं। ये कहानी निजी जेट्स की है, बंद द्वीपों की है और उन दरवाजों की है जो आम लोगों के लिए कभी खुले ही नहीं। ये ऑडियो बुक दोस्त थोड़ी भारी है, क्योंकि इसे सुनते हुए आप सिर्फ सुन नहीं रहे होंगे, आप सवाल कर रहे होंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस ऑडियो को पहले सेव कर लें या किसी ऐसे दोस्त के साथ साझा करें जो सच से डरता ना हो। हर अध्याय एक नई परत हटाएगा, हर मोड़ पर एक नया क्यों आपके सामने खड़ा मिलेगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ चलिए उस दुनिया में जहां रहस्य का अंत नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, वे सिर्फ और गहरी होती जाती हैं। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक सैगर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझी जाती हैं। चैप्टर 1, द एनिग्मा ऑफ जेफरी एप्स्टीन। कुछ लोग अपनी पहचान बनाते हैं, कुछ लोग अपनी कहानी लिखते हैं, और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो हर सवाल का जवाब बनने के बजाय खुद एक पहेली बन जाते हैं। जेफरी एप्स्टीन ऐसी ही एक पहेली था। उसका नाम सुनते ही दिमाग में कई तस्वीरें उभरती हैं। निजी जेट, बंद द्वीप, महंगे घर और ऐसे लोग जिनकी परछाइयां भी आम इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हमेशा जस का तस खड़ा रहता है, आखिर वह था कौन? उसकी कहानी किसी राजमहल से शुरू नहीं होती, न ही किसी खानदानी विरासत से, ना कोई महान डिग्री, ना कोई स्पष्ट कारोबार। फिर भी वह ऐसे कमरों तक पहुंचा जहां पहुंचने के लिए दुनिया भर के लोग उम्र बिता देते हैं। यही पहली दरार है जहां से रहस्य शुरू होता है। कागजों में वह एक फाइनेंसर था, कहीं कहीं सलाहकार कहा गया, लेकिन उसने किसे सलाह दी, कैसे दी और बदले में क्या पाया? इन सवालों पर हमेशा धुंध छाई रही। उसके आसपास रहने वाले लोग उसे बेहद चतुर बताते थे। कुछ कहते थे वह असाधारण था, कुछ कहते थे वह खतरनाक था, और कुछ ऐसे भी थे जो आज तक यही कहते हैं कि वे उसे ठीक से जानते ही नहीं थे। यह अजीब संयोग है, एक आदमी जो हर जगह मौजूद था लेकिन कहीं पूरी तरह दर्ज नहीं था। उसकी जिंदगी में दिखावा नहीं था लेकिन पहुंच थी, शोर नहीं था लेकिन प्रभाव था। वह मंच पर नहीं दिखता था, पर पर्दे के पीछे डोर अक्सर उसी के हाथ में होती थी। यही वजह है कि जब उसका नाम सामने आया तो दुनिया चौंकी नहीं, दुनिया सहम गई। क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं था कि उसने क्या किया, सवाल यह था कि वह यह सब इतने लंबे समय तक कैसे करता रहा। यह अध्याय किसी आरोप की सूची नहीं है, यह एक नक्शा है उस धुंध का जो उसके चारों ओर बनी रही। उसके घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थीं, वे मुलाकातों के ठिकाने थे, उन बातचीतों के गवाह जो कभी रिकॉर्ड नहीं हुई, और उन रिश्तों के साइलेंट सबूत जो बाद में अचानक याद नहीं में बदल गए। उसके पास समय था, उसके पास पैसे थे, और सबसे ज्यादा उसके पास जानकारी थी। जानकारी लोगों को ताकत देती है और गलत हाथों में पड़ी जानकारी डर पैदा करती है। शायद यही वजह थी कि बहुत से दरवाजे उसके लिए अपने आप खुलते चले गए। उसकी कहानी में सबसे डरावनी बात यह नहीं कि उस पर क्या आरोप लगे, सबसे डरावनी बात यह है कि इतने सालों तक इतने सवाल हाशिए पर कैसे रहे। जब पहली बार उसका नाम गंभीर रूप से उभरा तो लगा अब सच सामने आएगा, लेकिन सच हमेशा एक कदम पीछे रह गया। समझौते हुए, फाइलें बंद हुईं और कहानी अधूरी छोड़ दी गई। यहीं से एप्स्टीन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया, उस व्यवस्था का जहां ताकत जवाबदेही से तेज दौड़ती है। उसकी जिंदगी में कोई नायकत्व नहीं है, यहां कोई आदर्श नहीं है। यह कहानी चेतावनी है, एक चेतावनी कि जब सवाल पूछने वाले कम हो जाते हैं तो जवाब खुद को छुपाने लगते हैं। यह अध्याय आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप किसी नतीजे पर पहुंचें। यह आपसे सिर्फ इतना चाहता है कि आप असहज हों,
क्योंकि जब कोई कहानी आपको असहज नहीं करती तो शायद आपने उसे पूरा पढ़ा ही नहीं। ये तो बस शुरुआत है, आगे और पढ़ते ही हैं, और सवाल हैं, और ऐसे मोड़ हैं जहां सच सीधे नहीं, टेढ़े रास्तों से आता है। एप्स्टीन की पहेली यहीं से खुलनी शुरू होती है, और शायद यहीं से और गहरी भी हो जाती है। चैप्टर 2, फ्रॉम मॉडेस्ट बिगिनिंग्स टू एलीट सर्कल्स। हर रहस्य की एक शुरुआत होती है, और अक्सर वह शुरुआत इतनी साधारण होती है कि कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता। जेफरी एप्स्टीन की कहानी भी कुछ ऐसी ही जगह से शुरू होती है। न चमक, न शोहरत, न कोई खास पहचान। न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन, एक मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार। कोई राजनीतिक विरासत नहीं, कोई कारोबारी साम्राज्य नहीं। एक ऐसा घर जहां सपने बड़े हो सकते थे, लेकिन रास्ते सीमित थे। एप्स्टीन पढ़ाई में तेज था, गणित में खास रुचि, टीचर बनने का रास्ता चुना। एक समय ऐसा भी आया जब वह एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ा रहा था। यहीं से पहला सवाल जन्म लेता है। एक साधारण शिक्षक अचानक एक अलग ही दुनिया की ओर कैसे मुड़ गया? कोई आधिकारिक जवाब नहीं, बस कुछ दरवाजे जो अचानक खुल गए। कहा जाता है कि यहीं उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो सिर्फ पैसे वाले नहीं थे, बल्कि सिस्टम के भीतर बैठे थे। कुछ मुलाकातें जिंदगी बदल देती हैं, और कुछ जिंदगी को अलग दिशा में धकेल देती हैं। एप्स्टीन ने टीचिंग छोड़ दी, बिना किसी बड़ी डिग्री के, बिना किसी प्रसिद्ध अनुभव के। वह फाइनेंस की दुनिया में कूद पड़ा। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं हुआ, ये एक छलांग थी। वॉल स्ट्रीट जैसी जगह जहां हर कदम कड़ी जांच से गुजरता है, वहां एप्स्टीन बिना शोर के जगह बनाने लगा। उसके पास न तो बड़ी कंपनी थी, न कोई पब्लिक ट्रैक रिकॉर्ड, फिर भी वह अमीरों का सलाहकार कहलाने लगा। यहीं से उसकी कहानी और धुंधली होने लगती है। वह खुद को लो प्रोफाइल रखता था, इंटरव्यू से दूर, मीडिया से दूरी, लेकिन जिन लोगों से वह मिलता था वे हाई प्रोफाइल थे। राजनीति, बिजनेस, अकादमिक दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय सत्ता के गलियारे, हर जगह उसकी मौजूदगी के निशान मिलते हैं। एक साधारण पृष्ठभूमि वाला आदमी अचानक एलीट सर्कल्स का हिस्सा बन जाता है। कैसे? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं, लेकिन कुछ संकेत हैं। एप्स्टीन सुनना जानता था, ध्यान से, लंबे समय तक। वह लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराता था, और बदले में वह जानकारी पाता था। जानकारी जो पैसा बन सकती है, ताकत बन सकती है, और सही समय पर ढाल भी। उसने खुद को कभी फ्रंट लाइन पर नहीं रखा। वह हमेशा 2 कदम पीछे रहा, लेकिन असर आगे तक जाता था। धीरे धीरे उसका नाम उन लोगों के बीच सामान्य होने लगा जो आम लोगों से बहुत ऊपर रहते थे। प्राइवेट जेट, विशाल घर, विदेशी संपर्क, यह सब एक साथ नहीं आया, लेकिन जब आया तो सवालों की रफ्तार उससे पीछे रह गई। लोग अक्सर कहते हैं वह तो खुद ही बना, लेकिन यह पूरा सच नहीं लगता, क्योंकि एलीट सर्कल्स अपने आप किसी को अंदर नहीं आने देते। वहां निमंत्रण चाहिए, भरोसा चाहिए, और कभी कभी कुछ और भी। यहीं से एप्स्टीन की साधारण शुरुआत खत्म हो जाती है और उसकी असली कहानी शुरू होती है। अब वह ब्रुकलिन का लड़का नहीं रहा। वह उन कमरों में बैठ रहा था जहां फैसले फाइलों में नहीं, फोन कॉल्स में होते हैं। इस अध्याय का मकसद यह साबित करना नहीं है कि उसने यह सब कैसे हासिल किया। मकसद यह दिखाना है कि यह सफर सामान्य नहीं था। एक ऐसी चढ़ाई जिसमें सीढ़ियां दिखाई नहीं देती, बस मंजिलें दिखती हैं। और जब कोई आदमी इतनी तेजी से इतनी ऊंचाई पर पहुंचता है तो सवाल खुद ब खुद उठते हैं। यही सवाल इस किताब की रीढ़ है, क्योंकि एप्स्टीन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। यह उस सिस्टम की कहानी है जो साधारण शुरुआतों को असाधारण ताकत में बदलने देता है, बिना पूछे कि कीमत कौन चुकाएगा। और यह तो अभी बस शुरुआत है। चैप्टर 3, द मैन विदाउट अ क्लियर प्रोफेशन। कुछ लोग अपने पेशे से पहचाने जाते हैं, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, नेता, लेकिन फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक साफ जवाब नहीं होता। जेफरी एप्स्टीन ऐसा ही एक आदमी था, जिसका नाम तो सब जानते थे, पर उसका पेशा कोई ठीक ठीक नहीं बता पाता था। यही उसकी कहानी का सबसे अजीब और सबसे खतरनाक पहलू है। जब भी उससे पूछा गया कि वह करता क्या है, तो जवाब बदल जाता था। कभी वह खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर कहता, कभी निवेशक, कभी परोपकारी, और कभी सिर्फ मैनेजमेंट में। ये सारे शब्द सुनने में बड़े लगते हैं, लेकिन जब इन्हें खोलकर देखा जाए तो अंदर कुछ साफ नहीं मिलता। उसकी कोई सार्वजनिक कंपनी नहीं थी, कोई सालाना रिपोर्ट नहीं, कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं, कोई पारदर्शी हिसाब नहीं, फिर भी उसके पास असीमित संसाधन थे। यह विरोधाभास यहीं से शुरू होता है। वह करोड़ों की संपत्ति में रहता था,
लेकिन उसके काम का कोई साफ रिकॉर्ड नहीं था। वह निजी जेट में उड़ता था, लेकिन उसकी कमाई का कोई ठोस स्रोत नहीं दिखता था। लोग अक्सर कहते हैं वह अमीरों का पैसा संभालता था, लेकिन सवाल यह है, कौन से अमीर, कितना पैसा और किस शर्त पर? इन सवालों का कोई सार्वजनिक जवाब कभी सामने नहीं आया। उसका नाम कभी फोर्ब्स लिस्ट में नहीं दिखा, कभी किसी बड़े फंड का चेहरा नहीं बना। वह दौलत के शोर से दूर ही रहा, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी, क्योंकि जहां रोशनी कम होती है वहां चीजें ज्यादा छुपाई जा सकती हैं। एप्स्टीन हमेशा धुंध में रहा, न पूरी तरह बाहर न पूरी तरह अंदर। उसके आसपास के लोग अक्सर कहते थे, वह बहुत स्मार्ट है, उसे नंबरों की गहरी समझ है, वह अलग तरह से सोचता है। लेकिन अक्ल अकेले इतनी ऊंचाई नहीं दिलाती। तो फिर उसकी असली कीमत कहां थी? शायद उसके नेटवर्क में, या उसकी चुप्पी में, या उस जानकारी में जो उसने सालों में इकट्ठा की। वह लोगों को बहुत ध्यान से सुनता था, उनकी कमजोरियां, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके डर। और दुनिया में डर सबसे कीमती मुद्रा है। एक आदमी जिसका कोई स्पष्ट पेशा ना हो अक्सर सवालों से बच जाता है, क्योंकि आप यह तय ही नहीं कर पाते कि उससे कौन सा सवाल पूछें। एप्स्टीन इसी खाली जगह में फलता फूलता रहा। वह न तो पूरी तरह बिजनेसमैन था, न ही कोई सरकारी अधिकारी, न मीडिया फिगर, न सार्वजनिक नेता। वह श्रेणियों के बीच जी रहा था, और सिस्टम अक्सर ऐसे लोगों पर नजर नहीं रख पाता। उसका पेशा एक पर्दा था, जिसके पीछे कई और पर्दे छुपे थे। जब भी उसकी दौलत पर सवाल उठे तो जवाब मिला, यह निजी मामला है। जब भी उसके काम पर सवाल हुए तो कहा गया, वह लो प्रोफाइल रहना पसंद करता है। लेकिन लो प्रोफाइल होना और अस्पष्ट होना दो अलग बातें हैं। और एप्स्टीन दूसरी चीज का मास्टर था। उसने खुद को ऐसा बनाया कि हर कोई उससे कुछ ना कुछ जोड़ सके, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह पकड़ ना पाए। यही वजह है कि जब उस पर गंभीर आरोप लगे तो सिस्टम हिचक गया, क्योंकि जिस आदमी का कोई साफ रोल ना हो उस पर सीधी उंगली उठाना आसान नहीं होता। यह अध्याय यह साबित करने नहीं आया कि उसने पैसा कैसे कमाया। यह अध्याय यह दिखाने आया है कि उसने अपने आप को कैसे धुंध में रखा। और जब कोई आदमी इतनी लंबी अवधि तक इतनी गहरी धुंध में रह पाए तो यह संयोग नहीं होता, यह रणनीति होती है। एप्स्टीन एक ऐसा आदमी था जिसका पेशा उसकी सबसे बड़ी ढाल था, क्योंकि वह स्पष्ट ही नहीं था। और यही अस्पष्टता आगे चलकर एक पूरे सिस्टम की कमजोरी बन गई, क्योंकि जब सच किसी एक दराज में ना हो तो उसे ढूंढना सबसे मुश्किल होता है। और एप्स्टीन की कहानी में सच हमेशा गलत दराज में रखा गया। यह अध्याय यहीं खत्म नहीं होता। यह तो उस पहेली का एक और टुकड़ा है जो आगे जाकर और डरावना होने वाला है। चैप्टर 4, पावर, वेल्थ एंड एक्सेस। दुनिया में ताकत हमेशा शोर नहीं मचाती। कई बार वह धीमे कदमों से चलती है, बिना पहचान बताए, बिना ध्यान खींचे। जेफरी एप्स्टीन ने इसी तरह की ताकत को समझा, और उससे भी ज्यादा उसने उसे इस्तेमाल करना सीख लिया। उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, पैसा तो बहुतों के पास होता है। उसके पास वह चीज थी जो पैसे से भी महंगी होती है, एक्सेस। एक्सेस उन जगहों तक जहां आम आदमी नाम भी नहीं जानता। एक्सेस उन लोगों तक जो सार्वजनिक मंच पर कम ही दिखते हैं, लेकिन फैसले वहीं लेते हैं। उसकी दौलत कभी खुले तौर पर दिखाई नहीं गई, न बड़े ऐलान, न शोरगुल। फिर भी उसका जीवन अत्यधिक विलासिता से भरा था। निजी जेट, महल जैसे घर, द्वीप जहां पहुंचने का निमंत्रण अपने आप में एक संकेत होता था। लेकिन यह सब दिखावा नहीं था, ये औजार थे। हर उड़ान एक बातचीत का मौका थी, हर पार्टी एक रिश्ता बनाने की जगह, हर ठहराव एक नई नजदीकी। एप्स्टीन पैसे को सीधे प्रभाव में बदलने की कला जानता था। वह लोगों को ऐसी जगह ले जाता था जहां वे अपने सामान्य चेहरे उतार देते थे, जहां कैमरे नहीं होते, जहां रिकॉर्ड नहीं बनते, और जहां सत्ता ज्यादा ईमानदार हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह किसी से खुद को बड़ा नहीं दिखाता था। वह सुनता था, सराहना करता था, और जरूरत पड़ने पर मदद भी। लेकिन हर मदद एक याद बन जाती थी, और हर याद एक कर्ज। एप्स्टीन कर्ज इकट्ठा करता था, पैसे के नहीं, एहसान के। और एहसान सबसे खतरनाक मुद्रा है। उसके आसपास के लोग अक्सर कहते थे, वह बहुत कनेक्टेड है। लेकिन यह कनेक्शन फोन बुक वाला नहीं था, यह भरोसे वाला था, खामोशी वाला था। वह खुद कभी केंद्र में नहीं रहा, लेकिन हर केंद्र तक उसकी पहुंच थी। राजनीति, बिजनेस, अकादमिक दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच, हर जगह उसका नाम धीमे स्वर में लिया जाता था। धीमे स्वर में लिए गए नाम अक्सर सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं,
उसकी दौलत का एक हिस्सा दान और रिसर्च में दिखाया गया। यूनिवर्सिटीज, प्रोजेक्ट्स, फाउंडेशंस, ये सब सिर्फ छवि के लिए नहीं था, ये साख बनाने का तरीका था। जब आप ज्ञान और विज्ञान को फंड करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं देते, आप सम्मान खरीदते हैं। और सम्मान एक ऐसी ढाल है जो सवालों को दूर रखती है। एप्स्टीन इस खेल को बहुत पहले समझ चुका था। उसकी ताकत किसी एक जगह केंद्रित नहीं थी, वह बिखरी हुई थी, लेकिन रणनीतिक रूप से। अगर कहीं दरवाजा बंद होता तो कहीं और खुला रहता। और यही वजह है कि जब उस पर उंगलियां उठीं तो सिस्टम हिचकिचाया, क्योंकि सवाल सिर्फ एक आदमी का नहीं था, सवाल उन सभी रास्तों का था जो उससे होकर गुजरते थे। ताकत अकेले नहीं चलती, वह रिश्तों के सहारे चलती है। और एप्स्टीन रिश्तों का इंजीनियर था। उसके लिए दौलत अंत नहीं थी, वह साधन थी। असली लक्ष्य था पहुंच। उस पहुंच ने उसे कानून से पहले, नैतिकता से पहले और कई बार सवालों से भी पहले रखा। यह अध्याय यह नहीं कहता कि हर रिश्ता गलत था, यह कहता है कि जब ताकत, दौलत और पहुंच एक ही जगह इकट्ठा हो जाए तो पारदर्शिता सबसे पहले मरती है। एप्स्टीन की कहानी यहीं से और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब हम सिर्फ एक आदमी की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसे जाल की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत से लोग जानबूझकर या अनजाने में फंसे हुए थे। और जब जाल इतना बड़ा हो तो उसे काटना आसान नहीं होता। यह अध्याय ताकत की चमक नहीं दिखाता, यह उसकी परछाई दिखाता है। और परछाइयां हमेशा असल से लंबी होती हैं। आगे हम देखेंगे कि जब यह ताकत सवालों से टकराई तो क्या हुआ, क्योंकि ताकत तब तक ही ताकत रहती है जब तक कोई पूछने वाला ना हो। चैप्टर 5, द नेटवर्क दैट प्रोटेक्टेड हिम। कोई भी आदमी इतनी दूर तक अकेला नहीं पहुंचता, और अगर पहुंच भी जाए तो वहां टिके रहना अकेले के बस की बात नहीं होती। जेफरी एप्स्टीन की कहानी में यह सच सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि अगर वह सिर्फ एक व्यक्ति होता तो सवाल आसान होते, लेकिन वह एक नेटवर्क का हिस्सा था, या यूं कहें एक नेटवर्क का केंद्र। यह नेटवर्क किसी एक इमारत में नहीं था, किसी एक देश में नहीं था, यह फैला हुआ था, कानून, ताकत, पैसा और खामोशी के बीच। जब पहली बार उस पर गंभीर आरोप सामने आए तो लगा अब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। कानूनी प्रक्रिया धीमी नहीं थी, वह दिशा बदल रही थी। समझौते हुए, शर्तें बदली, परिभाषाएं बदली, और अंत में मामला इतना सीमित कर दिया गया कि असली सवाल बाहर ही रह गए। यह सामान्य गलती नहीं थी, यह संरक्षित रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जो बिना सहयोग के नहीं बनता। उस समय कई संस्थाएं देख रही थी, कई लोग जानते थे, लेकिन ज्यादातर चुप रहे। क्यों? क्योंकि नेटवर्क सिर्फ लोगों से नहीं बनता, वह हितों से बनता है। जब एक आदमी बहुत से लोगों के लिए उपयोगी हो जाता है तो वह अपरिहार्य बन जाता है। एप्स्टीन अपरिहार्य था, क्योंकि उसके पास कनेक्शन थे, जानकारी थी और पहुंच थी। और जहां ये तीनों इकट्ठा हो जाए वहां सवाल खतरनाक हो जाते हैं। नेटवर्क का सबसे मजबूत हिस्सा कभी सामने नहीं आता, वह पर्दे के पीछे होता है, कानूनी भाषा में, प्रक्रियाओं में और तकनीकी कारणों में। जब कोई केस कमजोर किया जाता है तो वह अक्सर नियमों के भीतर ही किया जाता है। यही वजह है कि बाहर से सब कुछ कानूनी लगता है, लेकिन अंदर न्याय धीरे धीरे दम तोड़ देता है। एप्स्टीन के मामले में यह बार बार हुआ। हर बार जब कहानी ऊपर की ओर जाती दिखी, कहीं ना कहीं रुक गई, गवाह थक गए, ध्यान बंट गया, मीडिया आगे बढ़ गया और नेटवर्क फिर से सक्रिय हो गया। यह नेटवर्क एक दूसरे को सीधे आदेश नहीं देता था, यह संकेतों में काम करता था। किसी को फोन नहीं आता था, बस समझ आ जाता था कि क्या नहीं करना है। और यही सबसे खतरनाक सुरक्षा होती है, जब किसी को कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। नेटवर्क का एक हिस्सा छवि से जुड़ा था। एप्स्टीन को एक ऐसे आदमी के रूप में दिखाया गया जो समाज के लिए कुछ कर रहा है। दान, रिसर्च, शिक्षा, ये छवि सवालों के सामने एक दीवार थी, क्योंकि जिस आदमी को सम्मान मिल रहा हो उस पर संदेह करना असभ्य माना जाता है, और नेटवर्क इसी असहजता का फायदा उठाता है। एक और हिस्सा डर से जुड़ा था। लोग जानते थे अगर उन्होंने ज्यादा पूछा तो उनकी जिंदगी मुश्किल हो सकती है। कैरियर, रिश्ते, साख, सब कुछ दांव पर लग सकता था, और ज्यादातर लोग सच से ज्यादा अपनी सुरक्षा को महत्व देते हैं। यह कड़वा सच है, लेकिन सच है। इस अध्याय का सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि नेटवर्क में कौन कौन था, यह सवाल है कि नेटवर्क इतने लंबे समय तक कैसे काम करता रहा। जवाब सीधा है, क्योंकि सिस्टम ने उसे अनुमति दी, कभी जानबूझकर,
कभी अनदेखी करके, कभी सुविधा के लिए। और जब सिस्टम खुद को बचाने लगता है तो वह किसी एक आदमी को बलि का बकरा भी बना सकता है, लेकिन नेटवर्क अक्सर बच जाता है। यही वजह है कि यह कहानी आज भी अधूरी लगती है, क्योंकि अगर सिर्फ एक आदमी दोषी होता तो कहानी कब की खत्म हो जाती। यह अध्याय किसी सूची का वादा नहीं करता, यह एक पैटर्न दिखाता है, एक ऐसा पैटर्न जहां ताकत ताकत को बचाती है और सच बीच में कुचला जाता है। आगे की कहानी और कठिन होगी, क्योंकि अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां नेटवर्क दरकने लगता है, और जब नेटवर्क दरकता है तो आवाज बहुत तेज होती है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है, एप्स्टीन कभी अकेला नहीं था, और यही इस कहानी की सबसे डरावनी सच्चाई है। चैप्टर 6, प्राइवेट आइलैंड्स एंड पब्लिक सीक्रेट्स। कुछ जगहें नक्शों पर होती हैं, लेकिन सवालों से बाहर। कुछ जिंदगियां भी ऐसी ही होती हैं। जेफरी एप्स्टीन की कहानी में निजी द्वीप सिर्फ भौगोलिक जगह नहीं थे, वे एक विचार थे, अलगाव का, नियंत्रण का और छुपाव का। द्वीप हमेशा से ताकत का प्रतीक रहे हैं, समुद्र से घिरे हुए, दूर, अलग थलग, जहां पहुंचने के लिए इजाजत चाहिए, जहां जाने वाला खुद को खास समझता है। एप्स्टीन ने इसी मनोविज्ञान को समझा। उसके द्वीप छुट्टियां बिताने की जगह नहीं थे, वे फिल्टर थे। कौन आ सकता है, कौन नहीं, कौन देखेगा, कौन भूल जाएगा। इन द्वीपों पर कोई सार्वजनिक नियम पूरी तरह लागू नहीं होते थे। यह भ्रम था, या शायद सुविधा। वहां कोई पत्रकार नहीं था, कोई अचानक आने वाला नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, और जहां रिकॉर्ड नहीं होता वहां सच कमजोर हो जाता है। इन द्वीपों की सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वहां क्या हुआ, सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां क्या बिना गवाह हुआ। दुनिया के कई ताकतवर लोग इन जगहों पर आए, कुछ बार बार, और फिर अपने अपने शहरों में लौट गए, और बाहर आकर सब कुछ सामान्य बना रहा। यही पब्लिक सीक्रेट होता है, सब जानते हैं, कोई बोलता नहीं। द्वीपों पर जो होता था वह बाहर की दुनिया से कटकर होता था। वहां समय अलग चलता था, नियम अलग, और नैतिकता सबसे ज्यादा लचीली। एप्स्टीन इन जगहों पर मेजबान था, न मालिक की तरह बल्कि नियंत्रक की तरह। वह तय करता था कौन किसे मिलेगा, कौन कितनी देर रहेगा, कौन क्या देखेगा। यह साधारण मेहमान नवाजी नहीं थी, यह शक्ति का प्रबंधन था। द्वीपों की खूबसूरती एक आवरण थी, नीला समंदर, खुले आसमान, शांति। लेकिन इसी शांति में सवाल डूब जाते थे। जो लोग वहां गए वे बाद में अक्सर यही कहते हैं, हमें कुछ गलत नहीं लगा। यह भी एक तरह का सच है, क्योंकि हर गलत चीज चीखती नहीं, कुछ मुस्कुराती हैं, आमंत्रित करती हैं, और धीरे धीरे सामान्य लगने लगती हैं। एप्स्टीन सामान्य को खतरनाक बनाने में माहिर था। उसके द्वीपों पर जो हुआ उसका पूरा सच आज भी बिखरा हुआ है। कुछ बयान, कुछ दस्तावेज, कुछ अधूरी यादें, लेकिन पूरा चित्र कभी सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि द्वीप सिर्फ भौतिक नहीं थे, वे कानूनी रूप से भी जटिल थे। अलग क्षेत्राधिकार, अलग नियम, अलग जिम्मेदारी, और जब जिम्मेदारी बढ़ जाए तो जवाबदेही कमजोर हो जाती है। एप्स्टीन ने यही किया। उसने जगहों को ऐसा चुना जहां सवाल सीधे न पहुंच सकें, और जब सवाल पहुंच भी जाए तो वे थक जाएं। इन द्वीपों की कहानी आज भी अधूरी है, क्योंकि जो वहां नहीं थे वे सिर्फ सुन सकते हैं, और जो वहां थे वे सब कुछ नहीं कहते। डर, साख, यादें, सब मिलकर एक दीवार बना देते हैं। यह अध्याय सनसनी फैलाने के लिए नहीं है, यह एक ढांचा समझाने के लिए है कि कैसे निजी जगहें सार्वजनिक सच्चाइयों को कैद कर लेती हैं, और कैसे ताकतवर लोग इन जगहों में खुद को कानून से एक कदम आगे रख लेते हैं। एप्स्टीन के द्वीप अब भी खड़े हैं, या शायद खामोश पड़े हैं, लेकिन सवाल अब भी उनके आसपास मंडरा रहे हैं, क्योंकि जगहें याद रखती हैं, भले ही लोग भूलने का दावा करें। यह अध्याय याद दिलाता है कि जब सच बहुत दूर ले जाया जाए तो उसे वापस लाना सबसे मुश्किल होता है, और एप्स्टीन की कहानी में सच समुद्र के बीच कहीं छोड़ दिया गया। आगे हम उस मोड़ पर पहुंचेंगे जहां यह निजी दुनिया सार्वजनिक जांच से टकराती है, और जब ऐसा होता है तो शांति सबसे पहले टूटती है, क्योंकि हर रहस्य हमेशा द्वीप पर नहीं रह सकता। चैप्टर 7, द फर्स्ट केस दैट डिडंट एंड द स्टोरी। अक्सर हम मान लेते हैं कि जब कोई मामला अदालत तक पहुंच जाए तो कहानी खत्म होने वाली है, लेकिन कुछ मामलों में अदालत अंत नहीं होती, वह सिर्फ एक मोड़ होती है। जेफरी एप्स्टीन की कहानी में पहला बड़ा केस ऐसा ही एक मोड़ था। जब पहली बार उसके खिलाफ गंभीर आरोप सार्वजनिक हुए तो माहौल बदल गया।
फुसफुसाहट सुर्खियों में आई। जो नाम धीमे स्वर में लिए जाते थे अब खुले तौर पर लिखे जाने लगे। लगा अब सच सामने आएगा, लेकिन सच हमेशा सबसे तेज नहीं दौड़ता। शिकायतें थीं, गवाह थे, बयान थे, सब कुछ मौजूद था जो किसी मामले को आगे बढ़ाने के लिए काफी माना जाता है। फिर भी जो हुआ वह सामान्य नहीं था। मामला धीरे धीरे संकुचित होने लगा, दायरा छोटा हुआ, आरोपों की परिभाषा बदली और अंत में एक ऐसा समझौता सामने आया जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। यह कोई साधारण कानूनी समझौता नहीं था, यह एक संकेत था। एक संकेत कि यह मामला सिर्फ कानून का नहीं है। कई सवाल कागजों में दफन हो गए, कई नाम जांच से बाहर रह गए और कई संभावनाएं कभी छुई ही नहीं गईं। बाहर से सब कुछ कानूनी लगता था, प्रक्रिया का पालन, दस्तखत, मोहरे, लेकिन अंदर न्याय अधूरा रह गया। पीड़ितों के लिए यह अंत नहीं था, यह एक दूसरा झटका था, क्योंकि उन्हें लगा था अब उन्हें सुना जाएगा, अब उनका दर्द रिकॉर्ड पर आएगा। लेकिन कहानी किसी और दिशा में मुड़ गई। एप्स्टीन ने पहली बार कानूनी तौर पर सजा पाई, लेकिन उस सजा का वजन उसके आरोपों की गहराई से मेल नहीं खाता था। यही विरोधाभास इस अध्याय का केंद्र है। एक ऐसा मामला जो किसी को डरा सकता था, वह एक तरह से ढाल बन गया, क्योंकि एक बार मामला निपट जाए तो सिस्टम आगे देखने से कतराता है। तो यह तो हो चुका है, इस पर बात क्यों? कानूनी रूप से यह खत्म है। ये वाक्य बहुत कुछ खत्म कर देते हैं। पहला केस एप्स्टीन के लिए अंत नहीं बना, वह एक शुरुआत बन गया, एक सीख कि सिस्टम कहां नरम है, कहां दबाव काम करता है और कहां खामोशी सबसे कारगर है। उसके बाद उसका व्यवहार बदला नहीं, उसकी दुनिया सिकुड़ी नहीं, उसकी पहुंच कम नहीं हुई, बल्कि कई मायनों में वह और सतर्क और अधिक सुरक्षित हो गया। पहले केस ने उसे रोकने के बजाय सिखाया, और यह सबसे खतरनाक नतीजा होता है। जब कोई आदमी एक बार सिस्टम की सीमाएं समझ ले तो वह उन्हीं सीमाओं में खेलने लगता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, अंदर सब चलता रहता है। पहले केस के बाद बहुत से लोग मान बैठे, अब यह कहानी पुरानी हो गई। मीडिया आगे बढ़ गया, ध्यान बढ़ गया और नई खबरें पुरानी सच्चाइयों को ढकने लगीं। लेकिन कहानियां ऐसे खत्म नहीं होती। जो सवाल पहले केस में ना पूछे गए वे धीरे धीरे और भारी होते गए, और जो जवाब नहीं मिले वे भविष्य में और तेजी से लौटे। यह अध्याय यह दिखाता है कि न्याय सिर्फ फैसले से नहीं बनता, न्याय पूरी कहानी सुनने से बनता है। और यहां पूरी कहानी कभी सुनी ही नहीं गई। पहला केस एक चेतावनी हो सकता था, एक मोड़ जहां चीजें रुक सकती थीं, लेकिन वह एक चूक बन गया। और जब इतनी बड़ी चूक होती है तो उसकी कीमत सिर्फ एक समय में नहीं चुकाई जाती, वह कीमत सालों तक वसूल की जाती है। यह अध्याय किसी को दोषी ठहराने की जल्दी नहीं करता। यह एक पैटर्न दिखाता है कि कैसे कानूनी अंत कभी कभी नैतिक शुरुआत भी नहीं होता। आगे की कहानी यहीं से और गंभीर होती है, क्योंकि जब पहला मौका खो दिया जाए तो दूसरा मौका अक्सर काफी देर से आता है, और तब तक नुकसान कई गुना हो चुका होता है। यह पहला केस कहानी का अंत नहीं था, यह एक लंबी, असहज और अधूरी कहानी का बीच का अध्याय था, जिसका असर दुनिया ने काफी बाद में महसूस किया। चैप्टर 8, जस्टिस डिलेड एंड डील्स मेड। न्याय की सबसे बड़ी दुश्मन अक्सर अन्याय नहीं होता, वह होती है देरी। क्योंकि जब न्याय देर से आता है तो वह कमजोर होकर आता है। जेफरी एप्स्टीन की कहानी में देरी सिर्फ समय की नहीं थी, वह इरादों की थी, साहस की थी और कभी कभी ईमानदारी की भी। पहले केस के बाद लगा था कि सिस्टम ने एक सबक सीख लिया है, लेकिन असल में सिस्टम खुद को और सुरक्षित कर रहा था। साल बीतते गए, नई शिकायतें आईं, पुरानी बातें फिर उभरी, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से कार्रवाई रुक जाती थी। कभी अधिकार क्षेत्र का सवाल, कभी सबूतों की कमी, कभी अब बहुत देर हो चुकी है जैसा तर्क। हर वजह कागजों पर ठीक लगती थी, लेकिन जमीन पर न्याय फिर पीछे छूट जाता था। यहीं से डील्स का दौर शुरू होता है। डील जो बाहर से समझौता लगती है, लेकिन भीतर बहुत कुछ तय कर देती है। किस पर आरोप लगेंगे, किस पर नहीं, कौन गवाह बनेगा, कौन चुप रहेगा, कौन सा सच रिकॉर्ड में आएगा और कौन सा कभी लिखा ही नहीं जाएगा। ये डील्स अक्सर बंद कमरों में होती हैं, जहां आवाज नीची होती है लेकिन असर बहुत ऊंचा। एप्स्टीन के मामले में डील्स किसी एक पल की घटना नहीं थी, वे एक प्रक्रिया थी। हर बार जब मामला तेज होने लगता, कहीं ना कहीं गति कम कर दी जाती। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह नियंत्रण था। देरी का एक बड़ा असर पीड़ितों पर पड़ता है।
समय बीतने के साथ यादें धुंधली होती हैं, डर बढ़ता है और थकान सवाल पूछने की ताकत छीन लेती है। सिस्टम इसी थकान पर निर्भर करता है, क्योंकि थका हुआ इंसान न्याय नहीं, शांति चाहता है, और शांति अक्सर समझौते में मिलती है। लेकिन यह शांति सच की कीमत पर आती है। एप्स्टीन इस खेल को समझता था, या शायद उसके आसपास के लोग समझते थे। वह जानता था कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी बस इंतजार करना काफी होता है। मीडिया आगे बढ़ जाता है, लोग भूलने लगते हैं, नई खबरें पुरानी पीड़ा को ढक लेती हैं और केस फाइलों में सोने लगता है। लेकिन फाइलें कभी सच को खत्म नहीं करती, वे उसे दबा देती हैं। डील्स का सबसे खतरनाक पहलू यह होता है कि वे कानूनी होती हैं। कोई नियम नहीं टूटता, कोई प्रक्रिया उल्लंघन नहीं होती, और फिर भी न्याय पूरा नहीं होता। यह विरोधाभास सिस्टम को अंदर से खोखला कर देता है, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि सच डील में बदल सकता है, तो भरोसा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एप्स्टीन का मामला इसी भरोसे की परीक्षा था। हर देरी, हर समझौता यह संकेत देता रहा कि कुछ सवाल पूछने लायक नहीं है, और जब सवाल पूछने लायक न माने जाए तो जवाब बेकार हो जाते हैं। यह अध्याय यह नहीं कहता कि हर देरी जानबूझकर थी। यह कहता है कि जब देरी बार बार एक ही दिशा में काम करे तो वह संयोग नहीं रहती। न्याय को समय चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा समय न्याय को कमजोर बना देता है। एप्स्टीन की कहानी में यही हुआ। डील्स ने सवालों को छोटा किया, देरी ने गुस्से को ठंडा किया, और सिस्टम ने राहत की सांस ली। लेकिन सच इतनी आसानी से नहीं जाता। वह इंतजार करता है, मौके की तलाश करता है, और जब लौटता है तो और जोर से दरवाजा खटखटाता है। आगे की कहानी यहीं से और बेचैन होती है, क्योंकि जब न्याय बहुत देर से आता है तो वह सिर्फ फैसला नहीं लाता, वह सवालों का तूफान भी लाता है, और यह तूफान अब दरवाजे के बहुत करीब है। चैप्टर 9, द जेल सेल दैट रेज्ड मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। कुछ जगहें इतिहास में अपनी मौजूदगी से नहीं, अपने सवालों से याद रखी जाती हैं। एक जेल की कोठरी भी ऐसी ही जगह बन गई। जेफरी एप्स्टीन जब उस कोठरी में पहुंचा तो दुनिया ने सोचा, अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, अब जवाब मिलेंगे, अब सच खुलेगा। लेकिन हुआ उसका उलटा। वह कोठरी अंत नहीं बनी, वह सवालों का जन्मस्थान बन गई। यह पहली बार था जब एप्स्टीन वास्तव में सिस्टम की पकड़ में दिखाई दे रहा था। न निजी जेट, न बंद द्वीप, न आरामदेह दीवारें, सिर्फ 4 दीवारें, एक बिस्तर और पहरा। लगा अब वह बोलेगा, या कम से कम सिस्टम उसे पूछेगा। लेकिन समय अजीब तरह से खामोश रहा। उसकी हिरासत खुद में एक संवेदनशील स्थिति थी। उसके पास जानकारी थी, नाम थे, रिश्तों की परतें थीं, और जब इतनी जानकारी एक ही जगह केंद्रित हो जाए तो सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। यहीं से कहानियां जन्म लेने लगी। निगरानी, प्रोटोकॉल, लापरवाही, और फिर एक सुबह सब कुछ रुक गया। जो खबर आई उसने दुनिया को सन्न कर दिया। लेकिन सन्नाटे से ज्यादा जो बचा वह थे सवाल। कैसे इतनी हाई प्रोफाइल हिरासत में इतनी बड़ी चूक हो सकती है? कैसे प्रक्रियाएं एक साथ नाकाम हो जाती हैं? एक सवाल दूसरे सवाल को जन्म देता गया। कैमरे क्यों नहीं चले? पहरा क्यों ढीला पड़ा? नियम क्यों टूटे? या क्या वे कभी पूरी तरह लागू ही नहीं थे? हर जवाब किसी न किसी जगह अधूरा लगा, और जब जवाब अधूरे हों तो विश्वास टूटता है। इस घटना के बाद ध्यान तेजी से भटकने लगा। कुछ ने कहा यह एक दुर्घटना थी, कुछ ने कहा यह लापरवाही थी, और कुछ ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी कहानी में इतनी आसानी से अंत स्वीकार करना मुश्किल था, क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, यह संभावित खुलासों का खत्म होना था। अब कोई जिरह नहीं होगी, कोई गवाही नहीं, कोई आमना सामना नहीं। सवाल बिना जवाब के लटक गए, और यह कानूनी नहीं, नैतिक समस्या थी। लोगों ने पूछना शुरू किया, अगर वह बोलता तो क्या होता? कौन कौन कटघरे में आता? कौन कौन खुद को पहली बार सिस्टम के सामने खड़ा पाता? ये सवाल किसी फाइल में नहीं मिलते, ये सामूहिक बेचैनी में जिंदा रहते हैं। उस कोठरी के बाद एप्स्टीन एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक खाली जगह बन गया, जहां हर कोई अपनी आशंका भरने लगा, और सिस्टम एक बार फिर खुद को बचाते हुए दिखा। जांच हुई, रिपोर्ट आई, जिम्मेदारियां तय हुई, लेकिन निष्कर्ष किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जो खो गया था वह कागजों में वापस नहीं आ सकता था। यह अध्याय सनसनी नहीं फैलाता, यह असहजता को सहेजता है, क्योंकि कुछ घटनाएं साफ नहीं होती, वे धुंध छोड़ जाती हैं, और उस धुंध में सवाल और तेज दिखते हैं। इस कोठरी ने यह सिखाया
कि कभी कभी न्याय अदालत में नहीं मरता, वह उससे पहले खामोशी में दम तोड़ देता है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी, लेकिन यहीं रुक गई। और जब कोई कहानी इस तरह रुकती है तो वह पीछा करती है, लोगों के मन में, संस्थाओं की साख में और इतिहास की खाली जगहों में। यह जेल की कोठरी एक जगह थी, लेकिन उसका असर हर जगह फैला, क्योंकि जहां जवाब न मिले वहां सवाल कभी मरते नहीं। आगे हम देखेंगे कि इस अधूरे अंत ने दुनिया को क्या विरासत दी, क्योंकि कुछ मौतें अंत नहीं लाती, वे याददाश्त बन जाती हैं, और यह याददाश्त अब भी जिंदा है। चैप्टर 10, द आफ्टरमैथ एंड अनफिनिश्ड ट्रूथ्स। कुछ कहानियां अंत के बाद शुरू होती हैं। जेफरी एप्स्टीन की कहानी भी ठीक वहीं से नई शक्ल लेने लगी। उस पल के बाद जब सब कुछ खत्म माना गया, एक आदमी चला गया, लेकिन सवाल रह गए, और सवाल कभी खाली जगह बर्दाश्त नहीं करते। उसकी मौत के बाद दुनिया ने एक अजीब राहत महसूस की, मानो एक बोझ हट गया हो। अब कोई सुनवाई नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई सीधी टक्कर नहीं। लेकिन यही राहत सबसे असहज थी, क्योंकि जिस कहानी का अंत अदालत में होना चाहिए था, वह खबरों की सुर्खियों में दफन हो गई। जांचें शुरू हुईं, रिपोर्ट्स आईं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हर संस्था ने अपनी अपनी भूमिका समझाई, लेकिन जितनी बातें कही गईं, उनसे ज्यादा अनकही रहीं। सबसे बड़ा सवाल अब यह नहीं था कि उसने क्या किया, सबसे बड़ा सवाल था, अब कौन बोलेगा। जो लोग उसके संपर्क में थे, वे धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। कुछ ने चुप्पी चुनी, कुछ ने याददाश्त खो दी, और कुछ ने खुद को पीड़ित से अलग दिखाने की पूरी कोशिश की। नेटवर्क बिखरा नहीं, वह शांत हो गया, और शांति कभी कभी सबसे मजबूत कवच होती है। पीड़ितों के लिए यह दौर सबसे कठिन था, क्योंकि अब सामने कोई चेहरा नहीं था, कोई कटघरा नहीं, कोई सीधा जवाब मांगने की जगह नहीं। सच और भी अमूर्त हो गया। कई लोगों ने कहा, अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन सच किसी एक आदमी पर खत्म नहीं होता। जो सिस्टम उसके इर्द गिर्द काम करता रहा, वह अब भी मौजूद था, बस बिना नाम के। फाइलें अब भी अधूरी थीं, सवाल अब भी बिना जवाब के, और कुछ दस्तावेज अब भी सील के पीछे। हर अधूरी जांच एक संकेत थी कि पूरी कहानी अब भी बाहर नहीं आई है, और शायद कभी आएगी भी नहीं। लेकिन अधूरी सच्चाइयां भी असर छोड़ती हैं। उन्होंने लोगों का भरोसा हिलाया, संस्थाओं की साख कमजोर की, और यह एहसास मजबूत किया कि ताकत अक्सर जवाबदेही से तेज होती है। एप्स्टीन की कहानी अब एक केस नहीं रही, वह एक संदर्भ बन गई। जब भी ताकतवर लोगों की जवाबदेही की बात होती है, यह नाम खामोशी से उभर आता है, एक चेतावनी की तरह। यह अध्याय यह दावा नहीं करता कि सारे सच जान लिए गए हैं। यह स्वीकार करता है कि कुछ सच शायद हमेशा अधूरे रहेंगे, लेकिन अधूरा सच भी पूरी चुप्पी से बेहतर होता है, क्योंकि वह सवाल जिंदा रखता है, और सवाल लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद होते हैं। इस कहानी का आफ्टरमैथ कानून से ज्यादा स्मृति से जुड़ा है। हम क्या याद रखते हैं और क्या भूलने देते हैं। अगर यह कहानी सिर्फ एक सनसनी बनकर रह जाए तो वह दोबारा कहीं और दोहराई जाएगी, लेकिन अगर यह एक सबक बने तो शायद कुछ बदले। यह अध्याय किसी निष्कर्ष पर जोर नहीं देता, यह एक आग्रह है कि जब अगली बार कोई मामला बहुत जल्दी निपट जाए तो हम थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें और पूछें, क्या सच में सब कुछ निपट गया है। एप्स्टीन की कहानी इसी सवाल पर खत्म होती है, या शायद यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो सच पूरी तरह सामने नहीं आया, वह इतिहास में एक खाली जगह छोड़ता है, और खाली जगहें हमेशा किसी न किसी दिन ध्यान खींचती हैं। यह किताब उसी खाली जगह की ओर इशारा करती है, और यह याद दिलाती है कि कुछ कहानियां अंत नहीं चाहती, वे जवाब चाहती हैं।